कैफे का नाम ब्रू एंड को था। वो किस्म की जगह जो शहर के पुराने ठंडे इलाकों में होती है, जहाँ कुर्सियाँ आरामदायक तो थीं, पर कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं करती थी। दीवारों पर रखी किताबों की अलमारियां थीं, जिनमें से शायद ही कभी कोई किताब निकाली जाती हो। ये जगह चीख कर कहती थी, यहाँ सिर्फ वो आएं जिन्हें बातें करनी हो, जिन्हें सिर्फ दिखना हो वो कहीं और जाएं। मैं 5 मिनट पहले पहुंची थी। ये आदत अब मेरी चमड़ी का हिस्सा बन चुकी थी। 5 मिनट पहले पहुंचना, कमरे के सन्नाटे को सेटल होते देखना और फिर ये तय करना कि किस कोने में बैठना है, ताकि दरवाजे पर आने वाले हर साई पर नजर रहे और पीठ दीवार से टिकी हो। 6 महीने पहले तक मैं कभी नहीं सोचती थी कि किस कुर्सी पर बैठना चाहिए, पर अब सोचना पड़ता था। मैंने ब्लैक कॉफी मंगाई, बिना चीनी के, कड़वी। गर्म कप को मैंने अपनी हथेलियों के बीच भींच लिया। बाहर दोपहर की धूप तीखी थी, पर कैफे के मोटे शीशों से छनकर अंदर आते जाते वो बहुत नर्म, बहुत मटमैली हो चुकी थी। मेज पर धूप की एक तिरछी लकीर खिंची थी, जो धीरे धीरे आगे खिसक रही थी, ठीक वैसे ही जैसे वक्त खिसकता है, बिना आहट किए। मैंने उस खिसकती लकीर को देखा। मन में एक सवाल सुबह से रेंग रहा था, क्या बताऊंगी उसे, कितना, किस हद तक? एक पत्रकार को जानकारी देना और उस पर भरोसा करना, ये दोनों अलग बातें थीं। बहुत बारीक धागा था दोनों के बीच। मुझे उसका इस्तेमाल करना था। ये सोचना बहुत ठंडा, बहुत बेरहम लगता है, पर सच यही था। और इस्तेमाल करने के लिए मुझे उसे अपने वजूद का एक छोटा सा टुकड़ा देना ही होगा। दरवाजा खुला, एक हल्की घंटी बजी। अर्जुन मेहरा अंदर आया। आज भी वही चश्मा, थोड़ा सा टेढ़ा, एक ढीली सी शर्ट जिसे पहनने में कोई मेहनत नहीं की गई थी, और शायद इसीलिए वो इतनी सहज लग रही थी। उसने पूरे कमरे में अपनी आंखें घुमाई, मुझे देखा और बिना किसी औपचारिकता के सीधे मेरी तरफ चल दिया। पहले आ गईं, उसने कुर्सी खींचते हुए कहा। हाँ, मैंने कहा, बस इतना ही। उसने वेटर को इशारा किया और वही मंगाया, ब्लैक कॉफी, बिना चीनी के। उसने मुझे देखा। उसकी होठों की कोने पर एक बहुत हल्की, सूखी सी मुस्कान आई, जैसे उसने मेरी और उसकी कॉफी की कड़वाहट में कुछ नोटिस कर लिया हो। मैंने अपनी पलकें नहीं झपकाई। मैंने उसे अपने डर के करीब आने नहीं दिया। तो अर्जुन ने अपनी हथेलियों को मेज पर आपस में जोड़ते हुए कहा। वो थोड़ा आगे झुका। एक पीआर फर्म की तरफ से किसी पत्रकार को स्टोरी का आइडिया मिलना, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा अजीब है। हाँ, मैंने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इसीलिए दफ्तर में नहीं, इस कैफे में बुलाया। उसने मेरी बात को दिमाग में तौला। उसकी आंखें ठीक वैसी ही थीं जैसी उस रात लॉन्च इवेंट के हॉल में थीं, तेज, खोजी, पर उनमें कोई हड़बड़ाहट नहीं थी। वो उन लोगों में से था जो बोलने से पहले सुनने की पूरी कीमत चुकाते हैं। वो जानता था कि जब सामने वाला अपनी राज खोल रहा हो तो खामोश रहना कितना बड़ा हथियार है। विक्रम ओबेरॉय, मैंने कहा। आवाज बिना किसी कंपन के साफ निकली। उसने एक पल के लिए अपनी सांस रोक ली। वेटर ने कॉफी टेबल पर रखी और चला गया। अर्जुन ने कप उठाया, पर उसे होठों तक नहीं ले गया। उनके बारे में क्या जानना चाहती हैं आप? उसका सवाल सीधा था। वो सब जो आप जानते हैं, मैंने अपनी उंगलियों के पोरों से मेज की लकड़ी को कुरेदते हुए कहा। वो सब जो पब्लिक डोमेन में नहीं है। ये एक जुआ था। एक अजनबी से ये उम्मीद करना कि वो अपनी बरसों की अधूरी इन्वेस्टिगेशन, अपने गुप्त सोर्स मेरे सामने रख दे। ये या तो उसे मुझसे बहुत दूर धकेल देता या बहुत पास ले आता। बीच का कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन ने मुझे देखा। एक लंबी, ठंडी और बेहद खामोश नजर। ऐसी नजरें असहज कर देती हैं क्योंकि उनमें कोई जजमेंट नहीं होता, सिर्फ एक गहरा ऑब्जर्वेशन होता है। आप पीआर कंसल्टेंट नहीं हैं, उसने बहुत धीरे से कहा। ये मामला पर्सनल है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, ना हाँ ना ना। मेरी खामोशी ही मेरा जवाब थी।
उसने कप को वापस मेज पर रख दिया। विक्रम ओबेरॉय पर मैंने 3 साल पहले एक स्टोरी शुरू की थी, वो बोला। उसकी आवाज ऐसी थी मानो किसी पुरानी बंद अलमारी का जंग लगा ताला खुल रहा हो। एक लैंड डील थी, बाहर से बेहद साफ सुथरी, कागजों पर लीगल, पर अंदर से पूरी तरह सड़ चुकी थी। एक पूरा परिवार था जिसकी जमीन हड़पी गई थी। मेरे पास सारे दस्तावेज थे, सोर्स थे। वो रुका, पर स्टोरी कभी छपी नहीं। क्यों? मेरे मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, क्योंकि मेरे एडिटर के पास एक फोन आया था और अगली सुबह स्टोरी को होल्ड पर डाल दिया गया। वो होल्ड आज 3 साल बाद भी नहीं हटा है। कैफे में कहीं दूर कॉफी ग्राइंडर फिर से चला। उसकी तीखी आवाज आई और बंद हो गई। बाहर सड़क से एक भारी गाड़ी गुजरी। कैफे की बाकी दुनिया हमारे इर्द गिर्द किसी मटमैले पानी की तरह बह रही थी, पर हमारी मेज के चारों तरफ जैसे हवा जम चुकी थी। मैंने उसे देखा। क्या आप अभी भी उस स्टोरी पर काम कर रहे हैं? मैंने पूछा। मैं हमेशा उस स्टोरी पर रहता हूं, उसने कहा। पहली बार उसकी आवाज में वो तना हुआ तार महसूस हुआ जो तब खींचता है जब कोई इंसान किसी जलते हुए सच को बहुत लंबे समय तक अपने सीने में दबा कर रखे। हम 1 घंटे तक वहीं बैठे रहे। मैंने उसे उतना ही बताया जितना जरूरी था, न एक शब्द ज्यादा न एक शब्द कम। ये वो हिसाब था जो मैंने रात को कॉटेज में लैंप की रोशनी में बैठकर लगाया था। मैंने उसे कोई नाम नहीं दिया। मैंने विक्रम की पत्नी का नाम नहीं लिया। मैंने सिर्फ इतना कहा, एक सोर्स है, एक सोर्स जो विक्रम के बारे में बहुत कुछ जानती है, जो उसके इंश्योरेंस फ्रॉड को जानती है, जो उन कनेक्शनों को पहचानती है जो दुनिया की नजरों से छिपे हैं। वो सोर्स सामने नहीं आ सकती। खतरा असली है, पर दस्तावेज दिए जा सकते हैं, बशर्ते हाथ सही हो। अर्जुन सुनता रहा, बिना मुझे टोके। बस कभी कभी उसकी आंखें सिकुड़ जाती थी, उस आदमी की तरह जो दिमाग में किसी बिखरी हुई पहेली के टुकड़ों को जोड़ रहा हो। इंश्योरेंस फ्रॉड, उसने मेरे शब्दों को दोहराया। रकम कितनी है? 3 करोड़। उसने बहुत धीरे से अपना सिर हिलाया। वो हैरानी का रिएक्शन नहीं था, वो कन्फर्मेशन था, जैसे किसी खाली खांचे में सही मोहरा बैठ गया हो। और वो जो लैंड डील थी 3 साल पहले वाली, मैंने अपनी आवाज को और धीमा करते हुए पूछा, क्या उसमें किसी की जान को कोई खतरा था? अर्जुन का हाथ जो कप पर था वहीं जम गया। क्या मतलब? उसने पूछा। जिस परिवार की जमीन गई, क्या उनमें से किसी के साथ कुछ हुआ था? कोई एक्सीडेंट, कोई ऐसी मौत जिसे दुनिया ने कुदरती समझा हो, पर वो थी नहीं। कैफे में बर्तनों की आवाजें आ रही थीं, पर हमारी मेज पर सिर्फ एक बर्फीला सन्नाटा था। एक बूढ़ा आदमी था। अर्जुन ने बहुत धीरे से हर शब्द को चबाते हुए कहा, उस परिवार का मुखिया। उसने पुलिस में शिकायत करने की कोशिश की थी, लोकल एमएलए तक पहुंच गया था। ठीक 3 हफ्ते बाद एक सड़क हादसे में उसकी दोनों टांगें चली गईं। केस बंद हो गया, हिट एंड रन। पर अंदर, उस जगह जहां 8 साल तक सीमा ओबेरॉय रही थी, वहां सब कुछ सुन्न हो गया। ये वो आदमी नहीं था जिससे मैंने शादी की थी, या शायद यही वो आदमी था और मैंने सिर्फ वो मुखौटा देखा था जो उसने मुझे दिखाया था। असली चेहरा तो ये था, खून और साजिशों से सना हुआ। आपकी वो सोर्स? अर्जुन ने मुझे बहुत ध्यान से देखते हुए पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी फिक्र थी। वो सुरक्षित तो है ना? मैंने एक पल का ठहराव लिया। अभी के लिए हाँ, मैंने कहा। हम उस दिन बिना किसी वादे के अलग हुए। अर्जुन ने मुझे अपना नंबर दिया था, मैंने उसे दफ्तर का ईमेल। एक बराबरी का सौदा था, उसने कुछ दिया, मैंने कुछ दिया। पर कैफे से बाहर निकलते ही
जो चीज मेरे साथ आई वो सिर्फ जानकारी नहीं थी। वो बूढ़ा आदमी, वो सड़क हादसा, वो हिट एंड रन। दफ्तर की तरफ जाते हुए मैं पैदल चल रही थी, क्योंकि उस दिन मेरे पैर गाड़ी में बैठने को तैयार नहीं थे। मेरा दिमाग उन कड़ियों को घुमाता रहा। विक्रम ने मुझसे पहले भी ये सब किया था। मेरे साथ जो हुआ वो उसकी कोई पहली साजिश नहीं थी। ये सोचना ही दिमाग में एक अजीब सा चक्कर पैदा कर रहा था। मैं 8 साल उस घर में रही, उस आदमी के बिस्तर पर सोई, और मुझे भनक तक नहीं लगी कि उन दीवारों के पीछे कितनी गुनाह दफन थे। मैंने उस ख्याल को जबरदस्ती अपने दिमाग से झटका। उसी हफ्ते के आखिर में मुझे नेहा सिन्हा के बारे में वो बात पता चली जिसने मेरे अंदर की बची खुची दया को भी खत्म कर दिया। पीआर फर्म में मेरा एक क्लाइंट रियल एस्टेट के धंधे में था, और उन गलियारों में राज कभी छुपे नहीं रहते। नेहा और विक्रम ये कोई नया अफेयर नहीं था। ये 2 साल से चल रहा था, ठीक उसी वक्त से जब मेरे और विक्रम के बीच की बातचीत सिर्फ हाँ और ना तक सिमट गई थी। पर जो बात मुझे उस हफ्ते पता चली वो रूह कंपा देने वाली थी। नेहा को सब पता था मेरे बारे में, उस इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, उस पूरे प्लान के बारे में। मुझे एक बातचीत का टुकड़ा मिला था जो किसी और की जुबान से छनकर मेरे कानों तक आया था। नेहा ने उस हादसे वाले हफ्ते किसी से कहा था, अब बहुत जल्द घर की वो रुकावट हमेशा के लिए हटने वाली है। घर की रुकावट, वो रुकावट मैं थी। अगली सुबह मेरे फोन की स्क्रीन चमकी। अर्जुन का मैसेज था। उस लैंड डील में एक और नाम था जो मैंने तुम्हें कल नहीं बताया। तुमसे मिलकर बात करनी है आज शाम। मैसेज में एक शब्द था जिसने मेरा ध्यान खींचा, तुम। वो आप से तुम पर आ चुका था, बिना किसी परमिशन के। ऐसा तब होता है जब कोई इंसान किसी खेल में सिर्फ एक प्रोफेशनल नहीं रहता, बल्कि पूरी तरह शामिल हो जाता है। मैंने रिप्लाई किया, शाम को उसी कैफे में। शाम को जब मैं पहुंची तो अर्जुन पहले से बैठा था। आज वो 5 मिनट पहले आया था, ठीक मेरी तरह। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। कोई औपचारिकता नहीं हुई। वेटर ने बिना पूछे मेरे सामने ब्लैक कॉफी रख दी। अर्जुन ने मेरे आने से पहले ही ऑर्डर कर दिया था। तो क्या नाम है उसका? मैंने बैठते ही पूछा। अर्जुन ने मेज पर एक पुराना फटा हुआ फोल्डर खोला। अंदर कुछ पुराने प्रिंटआउट्स थे जिनकी स्याही अब फीकी पड़ चुकी थी। राजीव आनंद, अर्जुन ने कहा, विक्रम का पुराना बिजनेस पार्टनर। 3 साल पहले जब वो लैंड डील हुई थी, राजीव उसमें बराबर का हिस्सेदार था। पर डील पूरी होने से ठीक पहले वो अचानक बाहर हो गया। कागजात पर सब साफ था, जैसे उसने खुद एग्जिट लिया हो। उसने एक पन्ना मेरी तरफ खिसकाया। पर सच ये है कि राजीव ने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था, और विक्रम ने उसे इस तरह बर्बाद किया कि उसके पास शहर छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वो अभी कहाँ है? मैंने पन्ने को देखते हुए पूछा। इसी शहर में है, एक छोटा सा धंधा चलाता है। विक्रम के खौफ के बाद उसे कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं देता। अर्जुन रुका। पर वो गवाही दे सकता है अगर उसे भरोसा हो कि इस बार लड़ाई बराबर की है। मैंने कॉफी का कप उठाया। उसकी गर्माहट मेरी उंगलियों के पार जा रही थी। उससे कैसे मिलना होगा? मैंने पूछा। मैं अरेंज कर दूंगा। अर्जुन ने फोल्डर बंद किया। उसने चश्मा ठीक किया और सीधे मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखें इस बार बहुत गहरी थीं। पर उससे पहले मुझे एक बात जाननी है। वो सवाल आ चुका था, वो सवाल जिसके लिए मैंने 6 महीने तक खुद को तैयार किया था। वो रेखा जो मैंने खींची थी। पर अर्जुन की उन थकी हुई, सच खोजी आंखों के सामने उस रेखा को खींचकर रखना नामुमकिन लग रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली। जिस सोर्स की मैंने बात की थी, जो सीधे सामने नहीं आ सकती, मैंने अपनी आवाज को पूरी तरह नंगा कर दिया। हाँ? अर्जुन ने पूछा। वो सोर्स मैं हूं।
मैंने उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। ये वक्त सब कुछ उगलने का नहीं था, पर ये कदम उठाना जरूरी था। इस शतरंज की बिसात पर खुद को दांव पर लगाना ही था। अर्जुन ने मुझे देखा, एक बहुत लंबी, बिना पलक झपकाए देखी गई खामोश नजर, और फिर बहुत धीरे से, जैसे वो मेरे पूरे बोझ को अपने कंधों पर ले रहा हो, उसने कहा, ठीक है, कोई सवाल नहीं, कोई झटका नहीं, बस वो 2 शब्द जिनमें एक अजीब सा सुकून था, एक ऐसी स्वीकृति थी जो कह रही थी कि बाकी की कहानियां हम बाद में सुनेंगे। मैंने कॉफी की एक आखिरी घूंट ली। बाहर शाम ढल चुकी थी। आसमान में वो मटमैला रंग उतर आया था जो दिन और रात के ठीक बीच का होता है, न पूरी रोशनी न पूरा अंधेरा। पिछले 6 महीनों में उस आग की रात के बाद से आज पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैं इस अंधेरी कमरे में अकेली नहीं हूं। ये सुकून था या कोई नया खतरा, ये मैं अभी नहीं जानती थी। शायद दोनों था। एपिसोड 4 में राजीव आनंद से मुलाकात, और वो जो जानता है वो हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा भयानक है। नेहा सिन्हा एक ऐसा कदम उठाती है जिससे सिमरन के पैरों तली जमीन खिसक जाएगी, और अर्जुन एक ऐसा सवाल पूछेगा जिसका जवाब सिमरन के पास भी नहीं होगा।